नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 41 को। और यह जीएस का प्रैक्टिस सेट है जिसके अंतर्गत आज हम हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि सभी प्रश्न आपके तैयार हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ। यह प्रश्न बीपीएससी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताइए कि शक संवत का प्रारंभ कब हुआ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 78 ईस्वी। तो दोस्तों शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था और इसे प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो कनिष्क को जाता है। किसे? कनिष्क। यानी कि कनिष्क ने शक संवत प्रारंभ किया था और कनिष्क ये कुषाण शासक थे। याद रखिएगा, कनिष्क जो कि कुषाण शासक थे, इन्हें ही शक संवत प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। और शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी में से 78 घटा दिया जाता है। जैसे अगर कोई कहे कि वर्तमान ईस्वी में से इसे शक संवत में कैसे बदला जाएगा, तो 78 जब घटा देंगे तो शक संवत में कन्वर्ट हो जाएगा। और भारतीय जो कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 78 ईस्वी। याद रखिएगा, और जो कि कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी। तो सुदर्शन झील जो कि फेमस झील है, इतिहास में इससे संबंधित प्रश्न बार बार बनाए जाते हैं। तो इस झील की मरम्मत किसने किया था? तो रुद्रदामन ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो जूनागढ़ अभिलेख प्राप्त हुआ है उसके अनुसार रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील के मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त होता है। और वहीं अगर पूछा जाएगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने कराया था। याद रखिएगा, इस झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने कराया था और इसकी मरम्मत किसने कराई थी? तो रुद्रदामन प्रथम ने इसकी मरम्मत कराई थी। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। महत्वपूर्ण है, बताइए कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो बृहद्रथ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था और चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसे भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और 323 ईसा पूर्व में इन्होंने इस वंश की नींव डाली थी, यानी कि स्थापना की थी कब? 323 ईसा पूर्व में। और जो अंतिम शासक है इस साम्राज्य का वो कौन है? तो बृहद्रथ। अगला प्रश्न है कि मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था। तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। और किसने भेजा था? तो ये जो मेगस्थनीज को भेजा गया था वो यूनानी राजा था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और वह एक खोजकर्ता तथा इतिहासकार था और इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। सही जवाब होगा मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक में उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन मिलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो कुल 15 अधिकरणों में विभाजित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 15। नेक्स्ट है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। तो बताइए वो कौन सी पुस्तक है। तो दिव्यावदान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दिव्यावदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय अर्थात अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया है और बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। तो दोस्तों बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अमित्रघात किसे कहा गया है। तो बिंदुसार को कहा गया है। आगे है कि समाहर्ता कौन था। तो बताइए कि समाहर्ता कौन था। तो महासंग्राहकर्ता। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मौर्य काल में समाहर्ता यानी कि राजस्व विभाग का प्रधान होता था और उस समय मौर्य काल में जो शासकीय भूमि से प्राप्त आय होता था उसे सीता कहा जाता था। इसे भी याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। तो उस समय जो शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। आगे है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था। तो जो शासकीय भूमि से प्राप्त आय होता था उसे सीता कहा जाता था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीता। अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी भाब्रू अभिलेख में। तो सम्राट के भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराटनगर से खोजा गया और जिसमें कि अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ है त्रिरत्न में, इसमें अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया गया है। अगला प्रश्न है कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो स्तंभ कौन सा है। तो वो है भाब्रू स्तंभ। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। नेक्स्ट है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो बताइए कि किसने पढ़ा था। तो प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम जो अशोक के ब्राह्मी अभिलेख है वो प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। आगे है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो अशोक जो है अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ज्यादातर अशोक के लिए प्रियदर्शी शब्द मिलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। आगे है कि अशोक के किस अभिलेख में अकाल यानी कि दुर्भिक्ष का उल्लेख है। तो सोहगौरा अभिलेख में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोहगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। जो सर्वप्रथम साम्राज्य की स्थापना की गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि भारत के एक महान सम्राट थे और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था। 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य सुदूर दक्षिण के क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे, या ये कहा जा सकता है कि पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण जो युद्ध था वो घनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य था, बताइए कि सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। कैसा शासक था दोस्तों। एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। आगे है कि प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो मुद्रा राक्षस है इसके लेखक विशाख दत्त है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। तो वो कौन सा अभिलेख है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी से हमें यह ज्ञात होता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव है वो पश्चिमी भारत तक था। आगे है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। तो दक्कन की विजय करने वाले जो मौर्य राजा थे वे थे चंद्रगुप्त। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी विशाख दत्त। और विशाख दत्त की जो ग्रंथ है वो कौन सा है, मुद्रा राक्षस। कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था। तो बताइए, ये जो चाणक्य है जिसका नाम कौटिल्य भी है और चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। तीनों नाम याद रखिएगा, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है। तो किस सम्राट का प्रधानमंत्री था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो जो चाणक्य है दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, तो इनका प्रधानमंत्री था और पुरोहित था। अब पुरोहित उस समय प्रमुख धर्माधिकारी होते थे और चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ये विभाग थे वे कौटिल्य के ही अधीन थे। कौटिल्य को भारत का मैकावेली भी कहा जाता है और कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखा है, प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की। तो
कौटिल्य ने किया या चाणक्य ने किया है। आगे है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो अभी हमने व्याख्या में देखा कि कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक था। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो ये जो अर्थशास्त्र है इसमें तो राजनीतिक नीतियों पर, सही जवाब है ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है कि नंदवंश के पश्चात यानी बाद में मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो मौर्य वंश ने शासन किया था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मौर्य। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो यह जो पहचान है यह विलियम जोन्स ने किया था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो ये जो अर्थशास्त्र है यह शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित पुस्तक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था। तो बताइए कि क्या दिया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 500 युद्धक हाथी दिया था। नेक्स्ट है कि मेगस्थनीज दूत था। तो हमें बताना है कि किसका दूत था। तो सेल्यूकस का, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिएगा जो मेगस्थनीज है यह किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और किसने भेजा था। तो सेल्यूकस निकेटर ने। तो सेल्यूकस निकेटर का ही यह राजदूत था। और इसने यानी मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी और इस पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो किसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। तो मेगस्थनीज के इंडिका में मिलता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो किस पुस्तक में किया गया है। तो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही। तो मेगस्थनीज ने जो इंडिका नामक पुस्तक लिखा है इसी में मौर्य समाज का जो 7 वर्गों में विभाजन था इसका विशेष रूप से विस्तृत उल्लेख मिलता है। इंडिका का लेखक कौन था। वही प्रश्न है, बताइए कि इंडिका का लेखक तो मेगस्थनीज ही था, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मेगस्थनीज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।